गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि हम लोग के दो पेपर आपने दिए। पहला पेपर आपने कल, उसके ये सवाल थे, और दूसरा पेपर भी आपने दिया। तो एक एक लाइन के क्वेश्चंस इस बार आएंगे और एक एक दो दो लाइन के उत्तर भी रहेंगे। जिस तरह से पेपर का डिज़ाइन और बातचीत चल रही है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें तो मैंने आपको वीडियो में पुरानी दे रखी हैं, हो सकता है कि उसके अंदर साफ ना आ रहा हो। तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक को भी आप समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। कक्षा 12 के छात्र कक्षा 11 में की किताब से और फिर कक्षा 12 किताब से दो पेपर बनाएंगे तो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपके। घबराएं कोई ना। अब जैसे यहाँ ये यांत्रिक तरंग की चाल, पहला एक चैप्टर आता है कक्षा 11 में, और 12 में, यहाँ 11 में 4 चैप्टर और 12 में 4 चैप्टर। तो यही रहता है। पहला पेपर तरंग एवं ध्वनि का सिद्धांत, ये आपका पहला पेपर है, जैसा कि मैंने यहाँ आपको लिख के दिया भी है, आप लोगों के पास भी है, तरंग एवं ध्वनि का सिद्धांत। तो मैं इसमें बस 10-12 क्वेश्चन को देखता हूँ बड़े आसानी से, वो कितने जल्दी उत्तर होते हैं इसके, आप ये देखिए। यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब एक रस्सी के सिरे तालाब में पत्थर फेंक दीजिए तो वहाँ तरंग उत्पन्न हो जाती है। तो ये दो चीज़ों पर ज़रूर निर्भर करेगी, एक तो जड़त्व, ताकि कोई जड़, अब ठोस में फेंकेंगे तो तरंग तो होगी नहीं, तो जड़त्व, थोड़ा सा लचीलापन होना, प्रत्यास्था, ये दो गुण उसके अंदर रहने चाहिए। तरंग की चाल का सूत्र दे दुनिया जानती है, हाई स्कूल में भी आप पढ़े हैं, v इक्वल टू एन लैम्डा। एन क्या है? तरंग की आवृत्ति है। v चाल है। लैम्डा क्या है? दो तरंगों के बीच की जो ऊपर आयाम होता है तरंग बनाते हैं उनके बीच की दूरी है, इसी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो गया, अनुदैर्घ्य तरंग के लिए न्यूटन के सूत्र दें। तो न्यूटन साहब ने ध्वनि की चाल निकालने के लिए प्रयास किया था और एक सूत्र निकाला था करणी में, P/D, जो कि निर्वात में हवा का प्रेशर और घनत्व, D घनत्व है। तो इनका जो सूत्र आया था तो 280 मीटर पर सेकंड आया था, जबकि था 332 मीटर पर सेकंड। तो यहीं लाप्लास साहब आ गए। तो लाप्लास साहब ने 100 साल बाद जाके इसको जो है, इसके अंदर एक बस करड़ी में 1.41 का एक नियतांक बनाया, उसका 280 में गुणा कर दिया, तो वो जो है 332 मीटर पर सेकंड, यही ध्वनि की चाल निर्धारित हो गई और आज तक है। गैस में ध्वनि की चाल जो है निर्भर करेगी एक v बराबर करणी में 1/d घनत्व पे। तरंग की तीव्रता का सूत्र दें। तरंग की तीव्रता का सूत्र मैंने आपको बताया है कि I बराबर, और ये समानुपाती होती है आयाम के वर्ग के। ये सीधे एक सूत्र है, मैंने आपको पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? तो साइन I अपान साइन R, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। और अगर आप आगे बढ़ें तो तरंग की विशेषताएं अगर आपसे पूछ देता है तो तरंग की तीव्रता में वही 2π² n² a² pv, मतलब तीव्रता आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती, आयाम के वर्ग के समानुपाती, तथा 1/r दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होती है। I बराबर 2π² n² a² p और v। तो p जहाँ घनत्व है और बाकी v आप चाल है, n आवृत्ति है, a आयाम है। तो परावर्तन का दूसरा नियम भी आप अगर देखें तो परावर्तन का दूसरा नियम आपका, तरंग की विशेषताएं सुन लीजिए। तरंग का वही जड़त्व, तरंगों में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, और ये भौतिक माध्यम गुणों पर निर्भर करती हैं, गैस में है कि हाँ निर्वात में है, इस पर निर्भर करता है। ये विशेषताएं हो गई। और उसके बाद आप आगे देखें तो इसमें बहुत छोटा ही चैप्टर है और इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आप इसमें आगे और अगर आप पकड़ लें तो एक अच्छा क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेता है। अपवर्तन का दूसरा नियम तो मैंने आपको बता ही दिया, साइन I अपान साइन R, साइन I इक्वल टू साइन, इसे हम
आपतन कोण कह लें I और परावर्तन कोण R। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन का यही दूसरा नियम है और ये हाइगेंस के सिद्धांतों पे आधारित है। अब ये देखिए, यही दूसरा सवाल आपसे निश्चित पूछ लेता है कि प्रतिध्वनि क्या है। तो प्रतिध्वनि तो आप जानते ही हैं कि कहीं भी आप खड़े हैं और ज़ोर से बोलते हैं तो वो आवाज़ वापस लौट के आपके पास आती है, तो ही आपकी प्रतिध्वनि है। और तरंग के प्रकार अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। तो ये टेक्निकल है, इसमें आपको ज़्यादा पन्ना नहीं भरना है, इतिहास भूगोल नहीं लिखना है इसके अंदर। उसके बाद आपका आता है हाइगेंस का सिद्धांत बता दीजिए साहब। तो हाइगेंस का सिद्धांत क्या था? बस वही तरंगों के माध्यम में, मतलब तरंग, इससे पहले आप थोड़ा तरंगाग्र को जान लें, क्योंकि तरंगाग्र जो है वेव फ्रंट जिसे कहते हैं, वेव फ्रंट तरंगाग्र। ये तरंगाग्र को जब आप समझ जाएंगे तो हाइगेंस को भी समझ जाएंगे बड़े आराम से। तरंगाग्र क्या है? तरंगाग्र पर मैंने आपको बताया भी है कि तरंगाग्र क्या होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, समतल, गोलीय और बेलनाकार। तो इसमें क्या है कि किसी भी काल्पनिक पृष्ठ को आप ले लीजिए, जहाँ पर जो तरंगे उसके अंदर से गुजर रही हैं तो वो समान कला में है, तो वह हम तरंगाग्र कहते हैं। तो या इस तरह से कह लें, समान कला में कंपन करने वाले माध्यम के कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। ये भी कह सकते हैं आप। ये 3 प्रकार के होते हैं, समतल में, गोलीय में और बेलनाकार में, ये 3 प्रकार के। अब यहीं पर हाइगेंस का सिद्धांत में इन्होंने यही कहा कि 1668 में कि यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और प्रकाश के तरंगों को चलने के लिए भी ईथर नाम का ईथर एक होता है आपका वेटलेस काल्पनिक माध्यम, भारहीन। इसमें प्रत्यास्था बहुत कम अधिक होती है और घनत्व बहुत कम होता है। तो इनका यही सिद्धांत था कि जब कोई तरंग स्रोत अगर एक जगह से उत्पन्न हुई तो माध्यम में ईथर के कण भी कंपन करेंगे और वो कंपन करेंगे और कंपन करके फिर वो आगे जाएंगे तो वो तरंगाग्र बनाएंगे और फिर वही कंपन आगे वाले को भी जहाँ तरंगाग्र पहुँचेगा तो फिर एक नए कण को स्रोत बन जाएगा, उसको कंपित कर देगा तो वो तरंगाग्र बन जाएगा। तो इसी को द्वितीयक तरंगिकाएँ कहा गया। तो पहले कण से आपने तरंगें उत्पन्न हुई और उसके बाद उस कण से जो दूसरी तरंग उत्पन्न हुई उसी को हम तरंगाग्र कहेंगे। बहुत आसान सा सवाल है छात्रों, और इतना अगर आपने किया होगा तो बहुत अच्छा है। और मैं इसको बंद करता हूँ, फिर दूसरा पेपर भी बता देता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या है। ये दोनों आप लोगों ने कल किया था। मैनी थैंक्स इस फर्स्ट पेपर के लिए। और ये कक्षा 11, 12 दोनों, 12 के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 12 का ये रहेगा पेपर आपका, और फिर आप 12 में जो 4 चैप्टर मैं दूंगा उसमें के इतना ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, इसी को थोड़ा 5 लाइन बढ़ा के भी लिख सकते हैं। यही रहेगा आपका, जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है पेपर के पैटर्न की। बाकी तो अभी सरकार ने कुछ ऐसा कुछ दिया नहीं है, और व्हाट्सएप ये आपके ग्रुप में भी है। मैनी थैंक्स।